हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजडम वेडनेसडे सीरीज बाय कॉमर्स एज। और आज का टॉपिक है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एक ऐसा वर्ड जो तुम लोग न्यूज़पेपर्स में, फेसबुक पे और अलग अलग सोशल मीडिया चैनल्स पे अपने आसपास अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स, नेबर्स, खुद भी टीचर्स, बुक्स में हर जगह ये वर्ड तुम लोग सुनते हो। पर क्या इस वर्ड का रियली तुम लोग को मीनिंग पता है कि एग्जैक्टली पता है हाउ दिस इन्फ्लेशन इफेक्ट्स यू, हाउ दिस इन्फ्लेशन वर्ड इज रिलेटेड टू यू। ये इन्फ्लेशन करता क्या है? कुछ आम भाषा में हम लोग बोल तो देते इन्फ्लेशन आ गया, और हम सब डरे भी हुए हैं इन्फ्लेशन से कि यार इन्फ्लेशन आ रहा है, न्यूज़पेपर वाले चिल्ला रहे हैं कि इन्फ्लेशन आ रहा है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कोई तो गड़बड़ चीज हमारी लाइफ में आ रही है, हमारे आसपास आ रही है, जिससे हमें डरना है। क्योंकि न्यूज़पेपर्स ने, चैनल्स ने, पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, नेबर्स ने, रिलेटिव्स ने, सबने डरा दिया है कि देश में इन्फ्लेशन आ गया है और इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। तो हम भी डरे हुए हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो बढ़ती जा रही है, इससे हमें डरना चाहिए। तो हम डर जाते हैं, हम ऐसे ही डर जाते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि एग्जैक्टली हमें डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। चेक करते हैं एक बार जल्दी से कि हमारा नॉलेज, हमारा डर किस हद तक सही है। और इन्फ्लेशन इन यू, इस टॉपिक के अंदर हम आज समझेंगे इन्फ्लेशन का थोड़ी सी कोर चीजें। इन्फ्लेशन तुमसे कैसे रिलेटेड और तुम्हें कितना इस इन्फ्लेशन से इन्फ्लुएंस होना चाहिए या डरना चाहिए। सबसे पहले, जब भी हम मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन बोलते हैं, जब भी मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन निकलता है, सबसे ज्यादा कॉमन वर्ड जो इन्फ्लेशन के लिए यूज होता है दैट इज महंगाई। महंगाई आ गई, इन्फ्लेशन, महंगाई मारती है तो बहुत खतरनाक तरीके से मारती है, अभी तुम लोगों ने सुना होगा। सो इन्फ्लेशन का सीधा सा मतलब, इन्फ्लेशन का सीधा सा लॉजिक महंगाई से लगाया जाता है। बहुत से न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर लिखते भी है महंगाई आ गई, यही इन्फ्लेशन है। सो इन्फ्लेशन इज नॉट महंगाई। इन्फ्लेशन का हिंदी का ट्रांसलेशन महंगाई नहीं होती। महंगाई एक्चुअली डियरनेस को बोलते हैं इंग्लिश में, और इन्फ्लेशन का हिंदी ट्रांसलेशन इज मुद्रास्फीति। अगर किसी को हिंदी में भी ये चीज समझने का बहुत ज्यादा शौक है, क्योंकि न्यूज़पेपर्स तो हिंदी में देते हैं, हमारे आसपास भी बहुत सी चीजें हिंदी में बोली जाती है। सो इन्फ्लेशन इज नॉट महंगाई, इट इज मुद्रास्फीति, अगर हिंदी की बात करो। तो एग्जैक्टली इन्फ्लेशन है क्या, इस बात को समझना। नोट्स बहुत सारे तुम्हें मिलेंगे, आज इस बात को लॉजिकली पहले समझते हैं, फिर अपने पूरे कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। इन्फ्लेशन इज राइज इन जनरल प्राइस लेवल। ये बात अपने दिमाग में, अपने नोटबुक में, कहीं पे दीवारों पे छोड़ के, जहां जहां तुम्हें याद रह सके, ये बात वहां पे लिख लो कि इन्फ्लेशन इज राइज इन जनरल प्राइस लेवल। और इस जनरल वर्ड को अंडरलाइन कर लो हमेशा के लिए। सो व्हाट दिस एग्जैक्टली जनरल मीन्स, व्हाट इज जनरल प्राइस लेवल मीन्स। मैंने नहीं बोला कि इन्फ्लेशन इज राइज इन प्राइजेस। राइज इन प्राइजेस कहीं ना कहीं महंगाई हो सकती है, पर इन्फ्लेशन का मतलब राइज इन प्राइजेस से ज्यादा राइज इन प्राइस लेवल है। अब राइज इन प्राइस लेवल को हम समझते हैं एक सिंपल से एग्जांपल के साथ। एग्जांपल तुम्हें हमेशा के लिए याद रहेगा, याद होना भी चाहिए। अपने अपने शहरों में, अपनी अपनी जहां पे तुम लोग रह रहे हो, वहां पे सपोज एक तुम 500 रुपए का नोट लो और अपने किसी लोकल मार्केट में चले जाओ। जस्ट गो टू अ लोकल मार्केट वेर यू लाइक टू गो। यूजुअली हम उस मार्केट में मूव करते हैं। सो हम उस मार्केट पे गए, हमने पांच, लोकल मार्केट मतलब समझ में आता है, लोकल मार्केट इज अ प्लेस वेर वी यूजुअली मूव। कंफर्टेबल जगह होती है घूमने के लिए। सो हम उस जगह पे घूमते हैं, हम उस जगह पे 500 रुपए लेके जाते हैं, और हमें उस 500 रुपए को खर्चा करना है। अब वही 500 रुपए लेके, वही मत लेना, दूसरा ले लेना, क्योंकि वो तो कहां खर्चा हो चुका होगा। सोचो जस्ट कि वही 500 रुपए लेके तुम अपने सिटी, अपने शहर में मॉल में जाते हो, तो क्या 500 रुपए बदल जाएंगे? आंसर इज यस। 500 रुपए, देखो 500 रुपए का लुक एंड फील तो वही रहेगा, लेकिन 500 रुपए की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। सो जब तुम लोकल मार्केट में जाओगे, तुम्हें बहुत एक सेटिस्फैक्शन सा होगा। वो सेटिस्फैक्शन इज, yes, I have 500 rupees with me. And when you go to mall type of area, एक बड़े से मॉल, एक बड़े से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जहां तुम जाओगे, जहां बड़ी बड़ी कुछ महंगी महंगी शॉप्स होती है, वहां जब तुम 500 रुपए लेके जाओगे तो तुम्हें तुम्हें कुछ डिफरेंस सा फील होगा, तुम्हें कुछ कमी सा लगेगा, तुम्हें लगेगा 500 रुपए मेरे लायक। ये वो 500 रुपए नहीं है जो मेरा वहां साथ दे रहे थे। 500 रुपए मेरे लिए बदले जा चुके, ये बदल चुके हैं। मान ये वो दोस्त नहीं रह गया 500, ये मुझे उतना सपोर्ट नहीं करेगा। सो दिस चेंज in the value of 500 rupees, rather this change in the feeling of you with the 500 rupees inflation. So inflation is more of a feeling. Inflation दिखता नहीं है। तो सोचो, जिस चीज से तुम लोग डर रहे हो या तुम्हारे आसपास तुम्हें डराया जा रहा है, वो है ही नहीं, वो दिखता ही नहीं है, वो फील होता है।
सो इन्फ्लेशन एक फीलिंग है, ये भी तुम समझ सकते हो। सो राइज इन जनरल प्राइस लेवल का मतलब क्या हुआ कि अगर हम मॉल में जाके एक पर्टिकुलर कमोडिटी परचेस करते हैं, से फॉर एग्जाम्पल हमने एक मॉल में जाके कोल्ड ड्रिंक परचेस करी विच कॉस्ट यू 30 रुपीज, लोकल मार्केट में भी तुमने वो कोल्ड ड्रिंक परचेस करी विच प्राइस कॉस्ट यू 30 रुपीज। सो व्हाट एग्जैक्टली द डिफरेंसेस, अब कहां से डिफरेंस आ गया? भाई 30 रुपए की कोल्ड ड्रिंक वहां भी मिलती है, 30 रुपए की कोल्ड ड्रिंक यहां भी मिलती है। सो व्हाट एग्जैक्टली द डिफरेंस इज द फीलिंग ऑफ मॉल एंड लोकल मार्केट। मॉल में तुम्हें 500 रुपए कम लगते हैं, लोकल मार्केट में तो 500 रुपए ज्यादा लगते हैं। ये फीलिंग एक गुड की नहीं होती, दिस फीलिंग इज द जनरलाइज्ड फीलिंग ऑफ ऑल द गुड्स कंबाइंड टुगेदर। सो ये फीलिंग अपने आप आती है, ये फीलिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आती है। सो जनरल प्राइस लेवल का मतलब होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब हमारी पॉकेट में रखे 500 रुपए कम होने लगे या कम लगने लगे, सो दैट फीलिंग इज इन्फ्लेशन। तुम अपने पास मानो कि किसी ने 1960 में, ईयर 1960 में कोई पर्सन है वो 10,000 रुपए कमाता होगा, 2020 में, 2021 अब आ चुका है, 2021 में एक दूसरा इंसान है वो 10,000 रुपए कमाता है, दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है? 10,000 इज द सेम। डिफरेंस इज द 1960 में 10,000 रुपए कमाने वाले इंसान ने, एक रईस, एक रिच पर्सन होगा, ही अर्न्स सुपर मनी, अच्छा पैसा होता है, 10,000 रुपए कमाना उस टाइम में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। अब अगर 2021 में कोई 10,000 रुपए अर्न करता है तो विषय ठीक है, इट्स अ वेरी डीस, एक एवरेज इनकम से भी बिलो एवरेज पे चला गया, एवरेज इनकम भी इससे ज्यादा होती है देश की। मतलब पैसा वही है, पैसे की फीलिंग चेंज होती जा रही है क्योंकि पैसों की वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो इन्फ्लेशन का एक मतलब है राइज इन जनरल प्राइस लेवल, दूसरा मतलब है मनी की वैल्यू, करेंसी की वैल्यू जब कम होने लगे, हमारे पास रखा हुआ पैसा हमें जब कम लगने लगे, उसकी वैल्यू कम होने लगे, दैट इज इन्फ्लेशन। सिंपल सी डेफिनेशन है। सो आज के बाद इन्फ्लेशन को राइज इन प्राइसेस भी नहीं बोलेंगे हम, ना हम इन्फ्लेशन को महंगाई बोलेंगे, हम इन्फ्लेशन को बोलेंगे, फर्स्ट डेफिनेशन इज राइज इन general price level, and the second definition is fall in the value of money or fall in the value of currency is inflation. Next, what causes inflation? So हम inflation की causes की बात करते हैं तो usually हमारे सामने दो चीजें आती है। फर्स्ट, हमारे सामने आता है 2014 का सिनेरियो। देखो, हमें कब पता चलता है इन्फ्लेशन आया? एक तो हमें फील होता है, वो फील हमें हमेशा होता रहेगा। आम आदमी को हमेशा फील होता है कि इन्फ्लेशन कब आता है। लेकिन हमें यूजुअली इन्फ्लेशन पता चलता है जब अपोजिशन पार्टी बताती है इस देश में कि इन्फ्लेशन आ रहा है, महंगाई आ रही है, न्यूज चैनल भी फिर बताते हैं। सो 2014 के पहले इन्फ्लेशन का रीजन था कांग्रेस, इन्फ्लेशन का रीजन था हमारे प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे, और आज इन्फ्लेशन का रीजन है बीजेपी, आज इन्फ्लेशन का रीजन है मोदी जी। मतलब इन्फ्लेशन का रीजन हमेशा पार्टी होती है, हमेशा इन्फ्लेशन का रीजन होता है जो रूलिंग पार्टी है। ये बताने का मतलब है तुम्हारे आसपास यही सिनेरियो अभी चल रहा होगा। सो बिफोर 2014, आफ्टर 2014, अगर तुम लोग इन्फ्लेशन को जज करोगे, तुम्हें इन्फ्लेशन ही दो ही लोगों के आसपास मिलेगा। यही दो लोग इन्फ्लेशन के मेन कॉज रहे हैं जब से तुमने होश संभाला है, जब से हम चीजों को देखते आ रहे हैं। उसके पहले फिर रीजंस कुछ और रहे होंगे। ये बात काफी हद तक सही होती है, पर ये सच्चाई नहीं है। इस सच्चाई के पीछे कुछ और भी सच्चाई छुपी हुई है, हमें वो सच्चाई इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी है रादर देन पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सो इफ विल गो टू द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट एग्जैक्टली कॉज इन्फ्लेशन, हम समझते हैं जल्दी से। सो तीन बेसिक कॉजेज होते हैं इन्फ्लेशन के। फर्स्ट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, सेकंड इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, एंड थर्ड वन इज बिल्ट इन इन्फ्लेशन। नाउ डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? सोचो, किसी कमोडिटी की डिमांड सडनली बढ़ने लगे फॉर एनी रीजन। फेस्टिव सीजन आया, हमने गुड्स को परचेज करना शुरू करा। बर्थडे आया, हमने गुड्स को परचेज कर लिया। अब मेरा एक का बर्थडे, जरूरी नहीं इस देश में सबका बर्थडे आएगा, फेस्टिव सीजन में सबका फेस्टिव सीजन साथ में आता है। सो एनी रीजन दैट कॉजेज राइज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी, अचानक पता चला लोगों की इनकम बढ़ने लगी और लोगों ने डिमांड बढ़ाना शुरू करी। कोविड 19 सिचुएशन में यही हुआ था, लोगों ने अचानक से डिमांड बढ़ाई फॉर स्टोरिंग गुड्स घर में, क्योंकि मोदी जी ने अनाउंस कर दिया था कि आज से लॉकडाउन हो जाएगा, 21 दिनों के लिए देश बंद हो जाएगा। और हम डर गए कि देश बंद हो जाएगा तो हम खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, तो हम डर गए, तो हम गए शॉप पे और हमने गुड्स को परचेस करना शुरू करा। शॉप में गुड्स की हो गई शॉर्टेज, डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ती प्राइसेस हाइक होने शुरू हो गए थे। सो एक टेम्पररी फिनोमेना आया, अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट की किसी एजेंसी ने आके बताया नहीं कि डोंट वरी, गुड्स आर सफिशिएंट, परचेस करने की जरूरत नहीं, गुड्स तो उतने ही है, लोग भी उतने ही, प्रोडक्शन भी हो रहा है, तो डरने की क्या जरूरत है? तो लोग डर गए थे, इसलिए गुड्स की प्राइस अचानक बढ़ना शुरू हो गई थी। तो ये रीजन होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन का, जब गुड्स या सर्विसेज की
डिमांड इकोनॉमी में प्रोडक्शन से ज्यादा बढ़ने लगे, सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आता है। फिर आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मतलब किसी भी रीजन से, चाहे वो रीजन पेट्रोलियम हो। अच्छा, कई बार लोग बोलते हैं हम हमसे हमसे पेट्रोल का क्या वास्ता। कई बार बहुत से घर में हाउसवाइफ्स होती हैं, वो भी बातें करती हैं कि हमें क्या मतलब है पेट्रोल से, हमें पेट्रोल से बहुत ज्यादा लिंक है। लिंक, पेट्रोल इज ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोडक्शन। ऐसी कोई भी रीजन जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर इंक्रीज होती है, सो दैट कॉज इन्फ्लेशन। सो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का रीजन क्या होता है? किसी भी रीजन से अगर गुड्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट बढ़ने लगे, चाहे वो टैक्सेशन से हो, चाहे वो पेट्रोलियम प्राइसेस से हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस से हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन से हो, किसी भी रीजन से इफ द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गोइंग हाई, वो होगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। एंड लास्ट इज बिल्ट इन इन्फ्लेशन। बिल्ट इन इन्फ्लेशन इज अ गुड टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, बहुत अच्छा इन्फ्लेशन होता है। अच्छा इन्फ्लेशन इज द डेफिनेशन वाइज अच्छा इन्फ्लेशन, क्योंकि ये सीधी सी बात है, अगर गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ रहे हैं, ये एक स्पाइरल है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। अगर गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ रहे हैं तो वर्कर्स की एक्सपेक्टेशन होती है। वो एक्सपेक्टेशन क्या है? कि हमारी भी सैलरी हाइक हो, हमारे भी वेजेस बढ़े, हमारा भी रेम्यूनरेशन इंक्रीज हो जाए। सोचो, ऑलरेडी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस थोड़ी बढ़ रही है, वर्कर चाहता है हमारी उसके हिसाब से सैलरी बढ़े, सैलरी बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस फिर बढ़ेगी, तो इट्स ए स्पाइरल। सो इन्फ्लेशन की वजह से सैलरी बढ़ेगी और सैलरी की वजह से इन्फ्लेशन आएगा। सो एक स्पाइरल क्रिएट हो जाता है इन्फ्लेशन के साथ। सो दिस इज व्हाट थ्री कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन आर। द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के कितने टाइप होते हैं? क्रीपिंग, वॉपिंग, वॉकिंग, गैलपिंग, हाइपर, स्टैगफ्लेशन एंड डिफ्लेशन। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। अब यहां पे एक टर्म यूज हुआ है डिफ्लेशन। नाउ डिफ्लेशन इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ प्राइजेस, इन्फ्लेशन इज राइज इन द वैल्यू ऑफ प्राइजेस। पहले समझ लेते हैं सारे टाइप्स, फिर हम समझेंगे दोनों में से अच्छाई क्या और बुराई क्या, जल्दी से एक बार। सो इन्फ्लेशन इज के टाइप्स इज क्रीपिंग। क्रीपिंग इज, अच्छा, ये जो टाइप्स हैं, दिस इज नॉट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड टाइप्स, लेकिन इनका कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है कि इतना परसेंट इन्फ्लेशन ही होगा या इतना परसेंट इन्फ्लेशन ही होगा। ऐसा कुछ नहीं होता इन्फ्लेशन का टाइप ऑफिशियली। सो क्रीपिंग इज ऐसा इन्फ्लेशन जिसका रेट स्लो हो, समवेयर क्लोज टू 0.51% के आसपास तुम बोल सकते हो। अगेन देयर इज नो ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। माना जाता है कि 3 to 5% इन्फ्लेशन इज गुड, दैट टू डिपेंड्स ऑन कंट्री टू कंट्री। हमारी कंट्री के लिए 6% के आसपास तक का इन्फ्लेशन भी अच्छा माना जाता है, बिकॉज वी आर डेवलपिंग इकोनॉमी। इकोनॉमी विच इज डेवलप्ड इकोनॉमी, वहां पे 3.54% इन्फ्लेशन इज अ वेरी गुड डिसेंट इन्फ्लेशन, 5 के अंदर होना चाहिए। तो जितनी इकोनॉमी छोटी होगी उसका इन्फ्लेशन उतना ही ज्यादा होना चाहिए, जितनी इकोनॉमी बड़ी होगी उसका इन्फ्लेशन कंपैरेटिवली कम होना चाहिए। आई टेल यू द रीजन व्हाई। सो फर्स्ट इज क्रीपिंग। क्रीपिंग इज स्लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन। वॉकिंग, समझ सकते हो, थोड़ा सा रेट बढ़ता चला गया। देन गैलपिंग, गैलपिंग इज थोड़ा सा और फास्ट हुआ, कूद कूद के इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। फिर एक टर्म यूज होता है हाइपर इन्फ्लेशन। वी हैव अ डिफरेंट डिस्कशन सेक्शन ऑन हाइपर इन्फ्लेशन। जल्दी से, हाइपर इन्फ्लेशन इज इन्फ्लेशन जहां पे इन्फ्लेशन गवर्नमेंट की रीच के, कंट्रोल के बाहर चला जाए। अब गवर्नमेंट उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है, फिर सम एक्सटर्नल एजेंसीज रिक्वायर्ड कि उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे। तो अगर इन्फ्लेशन हमारी पहुंच के, हमारे लेवल से बाहर चला गया, तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज हाइपर इन्फ्लेशन। फिर आते आता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन समझते हैं। इन्फ्लेशन इज अ टर्म विच इज यूजुअली कंसिडर्ड एज अ गुड टर्म। ये बात हम डिस्कस करने ही वाले हैं अभी, ठीक है? क्यों अच्छा माना जाता है? देखो, दो टर्म यूज होते हैं, इन्फ्लेशन, एक डिफ्लेशन। सो तुम्हारे सामने एक डिफ्लेशन भी टर्म लिखा हुआ है। सो डिफ्लेशन इज, इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज इन जनरल प्राइस लेवल, डिफ्लेशन इज फॉल इन जनरल प्राइस लेवल। अब एक आम आदमी की नजर से सोचो, क्या ज्यादा अच्छा होगा? सो आम आदमी की नजर से सोचोगे, सो डिफ्लेशन साउंड्स गुड, डिफ्लेशन साउंड्स परफेक्ट। यार, फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी, मतलब पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है, ये तो अच्छी बात है। पैसे की वैल्यू, सॉरी, पैसे की वैल्यू बढ़ती जा रही है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू कम होती जा रही है, तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें गुड्स एंड सर्विसेज सस्ते में मिल रहे हैं, एक आम आदमी को इससे ज्यादा क्या चाहिए? पर दिस इज नॉट अ गुड फेनोमेना। जब पैसों की वैल्यू बढ़ेगी या फिर गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू कम होगी, तो इकोनॉमी में प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैम्पर होती है, इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। लोग क्यों एम्प्लॉय करेंगे लोगों को? भाई नहीं बिक रहे गुड्स एंड सर्विसेज, लेट्स गो फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, और ये क्रिएटेड अनएम्प्लॉयमेंट होगा हमारी वजह से, क्योंकि हम प्राइजेस पे ही नहीं कर पा रहे गुड्स एंड सर्विसेज के।
Unemployment leads to fall in demand and fall in demand leads to again inflation deflation. मतलब प्राइसेस और कम होंगे और प्राइसेस कम मतलब और अनएम्प्लॉयमेंट और डिमांड कम, इकोनॉमी एक डाउन ट्रेंड पे चली जाएगी। उल्टा इन्फ्लेशन, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लोग का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्राइसेस और बढ़ेंगे, एक एक स्पाइरल बनता है। सो इट्स अ ग्रोथ स्पाइरल। इन्फ्लेशन ग्रोथ स्पाइरल लेके आता है, डिफ्लेशन डी ग्रोथ लेके आता है, ऐसे मान सकते हैं। सो इन्फ्लेशन इज अच्छी चीज, डिफ्लेशन इज बुरी चीज। मतलब आज तक तुम्हें जो बताया गया है या हम जो सीखते हैं, इन्फ्लेशन बुरा इंसान है, प्राइजेस कम होना अच्छी बात है, ऐसा नहीं होता। ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव, ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, इन्फ्लेशन इज गुड, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होना चाहिए। अब अति किसी चीज की भी बुरी होती है। अति तो ऑक्सीजन भी बुरा होता है, ओवर ऑक्सीजन भी बेकार है, पानी भी ज्यादा बुरा होता है, किसी भी चीज को उठा के देख लो, ओवर ऑफ एनीथिंग इज बैड। एंड सो एज द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज, सो एज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन इज, कि किसी भी चीज की अति, किसी भी चीज की ओवर लिमिट क्रॉस होना इज बैड। सो इन्फ्लेशन भी अति हो जाएगा तो बुरा होगा, इस चीज की भी लिमिट क्रॉस होगी तो ये बेकार हो जाएगा। सो हाइपर इन्फ्लेशन क्लियर है, डिफ्लेशन क्लियर है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? ऐसा इन्फ्लेशन जहां पे इन्फ्लेशन तो है लेकिन इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं दिख रही, सो इकोनॉमी स्टैग्नेंट है और इन्फ्लेशन आता जा रहा है। सो ऐसी इकोनॉमी, ऐसा लेवल, ऐसा सिचुएशन जहां पे स्टैग्नेंट इकोनॉमी में भी इन्फ्लेशन है, प्राइसेस राइज है लेकिन इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है, ना जीडीपी बढ़ रहा है, ना प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ना गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रहे हैं, लोग कुछ नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन आ रहा है। ऐसे इन्फ्लेशन को, ऐसे लेवल ऑफ इन्फ्लेशन को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। इसमें दो टर्म मिक्स हो चुके हैं, फर्स्ट इज स्टैग्नेशन एंड सेकंड इज इन्फ्लेशन। सो स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन इज स्टैगफ्लेशन। These are the types of inflation. The next is hyperinflation. एक टर्म है जो तुमने अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा सुना होगा, तुम्हारे सामने एक नोट दिख रहा होगा तुम्हें, 100 बिलियन डॉलर्स, एंड दिस इज ट्रू। द गार्डियन मैगजीन, तुम लोगों को पता होगा, इस 2008 में ये पब्लिश हुई थी, इसका फ्रंट कवर था ये हाइपर इन्फ्लेशन का, कि इफ यू वांट टू बाय सम एप्पल्स तुम्हें 100 बिलियन डॉलर पे करने पड़ेंगे। नाउ, इज दिस गुड? प्राइजेस कम होना, प्राइजेस बढ़ना, दोनों चीज में अति बुरी होती है। सोचो प्राइजेस बढ़ रहे हैं कितना, 100 बिलियन डॉलर्स। अब सोचो वैल्यू ऑफ मनी रह क्या गई है कि प्राइजेस बढ़ते 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 इतनी बढ़ जाएगी कि मनी की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी, करेंसी की वैल्यू। सो करेंसी की वैल्यू खत्म हो गई, करेंसी की वैल्यू खत्म हो गई तो 100 बिलियन डॉलर्स का भी नोट अब किसी काम का नहीं रह गया है। सो इकोनॉमी में ज्यादा करेंसी होना करेंसी की वैल्यू को खत्म करता है। इकोनॉमी में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इसका रीजन हो सकता है। इकोनॉमी में जो इकोनॉमी की एजेंसीज होती हैं, जो बैंक्स होते हैं, जो रिजर्व, जो फेडरल बैंक्स होते हैं या जो सेंट्रल बैंक होते हैं, जब ये इनएफिशिएंसी पे काम करते हैं तो ये सिचुएशन क्रिएट होती है। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो और इसकी कोई लगाम ना हो, इस पे कोई कंट्रोल ना हो, तो ये सिचुएशन क्रिएट होती है। जैसे इंडियन इकोनॉमी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे कंट्रोल है, हमारे यहाँ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं होता। एक सिंपल सा टर्म है, मीनिंग एक्सप्लेन करता हूं मैं कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का, क्योंकि दिस इज द सीरीज ऑफ विजडम वेडनेसडेज जहां पे हर चीज का विजडम नॉलेज तुम्हें परफेक्ट होना चाहिए हर चीज का। सो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी सिंपल समझते हैं, हमारी इकोनॉमी में वॉल लगा हुआ है, एनीवन कैन एंटर विद द मनी इन इंडियन इकोनॉमी, कोई भी इंडियन इकोनॉमी में एंट्री ले सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कुछ नहीं रोकेगा इंडियन इकोनॉमी, देश में कोई नहीं रोकेगा, ना सरकार ना कोई। लेकिन जब उसको इन्वेस्टमेंट वापस लेना है तो एक बार परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से। ऐसा ना हो कि उन्होंने इन्वेस्ट करा, अचानक से सब लोग भाग गए देश से, तो हमारा तो लॉस हो जाएगा, हम तो गिर पड़ेंगे धड़ से नीचे। इसीलिए इंडियन इकोनॉमी में कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं है, इजी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, हमने कैप लगाया हुआ, हमने एक वॉल लगाया हुआ है। सो हाइपर इन्फ्लेशन इज, दिस इज व्हाट हाइपर इन्फ्लेशन। बहुत ज्यादा प्राइस में जब कुछ ही चीजें आती है, जिम्बाब्वे की सिचुएशन है, जिम्बाब्वे की पिक्चर थी जो तुम्हारे सामने अभी तुम्हें दिख रही है, दिस इज हाइपर इन्फ्लेशन इन जिम्बाब्वे। सेम इन वेनेजुएला, वेनेजुएला में भी हाइपर इन्फ्लेशन अभी आया था, एंड यू वोंट बिलीव द परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन देयर इज। इंडिया में इन्फ्लेशन का परसेंटेज 6.5, 3.5, 8, मैक्सिमम ये जाता है। अभी तक हम हाई सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन जो फेस कर चुके हैं दैट इज 16.8, या फिर अगर हम दूसरे रेट पे देखें तो 13.8, 13.45 तक हम इन्फ्लेशन फेस कर चुके हैं। यहां पे इन्फ्लेशन रेट इन वेनेजुएला वाज 17 lakh percent. I'll again repeat this statement
ताकि कंफ्यूजन ना हो, दिस इज 17 लाख, 17 लाख% के आसपास। 16.48 lakhs प्लस समथिंग प्लस माइनस था, मैंने उसको राउंड फिगर में करके 17 लाख% इन्फ्लेशन। कैन यू बिलीव दिस? दिस व्हाट द इन्फ्लेशन इज। तुम समझ सकते हो क्या हो रहा होगा। कुछ भी खरीदना है ना, एक छोटा सा ब्रेड का पैकेट खरीदना है, तुम्हें इतना सारा पैसा लगेगा। बहुत सारा पैसा लेके जाओ, एक ब्रेड लेके आओ। अरबों रुपए, करोड़ों अरबों रुपए लेके जाओ, दो अंडे लेके आओ। दिस इज व्हाट द इन्फ्लेशन सिचुएशन इज। बहुत वर्स्ट सिचुएशन होती है ऐसे इन्फ्लेशन। सो ये वेनेजुएला का इन्फ्लेशन, due to the political and socio-economic crisis in Venezuela. They faced this situation recently. Hope you'll go and read this Venezuelan economy. Like it is not the topic, बहुत बड़ा सा स्टेटमेंट है, लेकिन बता रहा हूँ सोशो इकोनॉमिक कॉजेस की वजह से। फिर लेटर ऑन वर्ल्ड बैंक ने और अदर एजेंसीज ने इंटरफेयर करना शुरू करा, एंड दे रिकवर द सिचुएशन। दे आर स्टार्टेड रिकवरिंग द सिचुएशन। अभी सिचुएशन रिकवरी शुरू हो चुकी है इस इकोनॉमी के। दिस इज व्हाट हाइपर इन्फ्लेशन इज। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन इन यू का सीधा सा मतलब ये था, इन्फ्लेशन हमें कितना इन्फ्लुएंस करता है। तो अभी तक हमने जो भी इन्फ्लेशन देखा वो हमें कहीं ना कहीं ये तो क्लियर हो गया इन्फ्लेशन होता क्या, हमें कैसे इन्फ्लुएंस करता है। सो अभी रीसेंट एग्जांपल लेके बातें करते हैं। रीसेंट एग्जांपल में मैं वैसे प्याज भी ले सकता था, अनियंस ले सकता था, लेकिन अभी रिसेंटली अनियंस का ऐसा कुछ हुआ नहीं है। टोमेटो का भी हो सकता था, वो भी अभी रिसेंटली हुआ नहीं है। सो किसी ना किसी चीज में इन्फ्लेशन आता है। सो फर्स्ट अभी हमने हिट करा, दैट इज पेट्रोल। पेट्रोल का प्राइस अचानक से कुछ 100 रुपए के आसपास टच हो गया, विच इज हाईएस्ट इन द हिस्ट्री। इतना कभी पेट्रोलियम प्राइस, पेट्रोल का प्राइस, पेट्रोल डीजल का प्राइस इतना कभी हाइक हुआ ही नहीं है। सो ऐसा क्या हुआ कि पेट्रोल का प्राइस हाइक हो गया, और इसकी वजह से क्या असर होगा इन्फ्लेशन की वजह से, हम इस पे बात करते हैं जल्दी से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें जिस प्राइस में पेट्रोल मिलता है, द बेस प्राइस ऑफ अ पेट्रोल इज 29.7 रुपीज। अब इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन टैक्सेशन स्ट्रक्चर ये चलता है, क्योंकि इंडिया में पेट्रोलियम प्राइस पे जो मनमाना डिसाइड होता है रेट, वो करती है पेट्रोलियम कंपनीज। पेट्रोलियम कंपनी जो बेसिक सारी कंपनीज है पेट्रोलियम की, एक्सेप्ट दी प्राइवेट कंपनी, जो पब्लिक कंपनीज है वो पेट्रोलियम के प्राइस को डिसाइड करती है। इनका इनका रोल चलता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जस्ट टू कंट्रोल दिस सिचुएशन, जस्ट टू कंट्रोल दिस ओलिगोपोली मार्केट, ओलिगोपोली सिचुएशन मार्केट, वो टैक्स इंपोज कर देती है पेट्रोलियम के ऊपर। वो टैक्स इसलिए इंपोज करा जाता है ताकि पेट्रोल का जो कंजम्पशन है वो कम हो जाए। एक्साइज ड्यूटीज इसीलिए इंपोज होती है हमेशा से देश में। एक्साइज ड्यूटी एक टर्म यूज होता है, रीजन कि किसी भी गुड के ऊपर जब हम एक्साइज नाम का टैक्स इंपोज करते आए हैं आज तक, तो उसका रीजन ये होता था कि जिस चीज का कंजम्पशन हमें कम करवाना हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो पेट्रोल हो, या ऐसी कोई भी प्रोडक्ट हो जिसका यूज कम करवाना है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इजीली कि पेट्रोल का कंजम्पशन कम क्यों करवाना है, क्योंकि उसकी लिमिटेशन है। पेट्रोल एक लिमिटेड गुड्स है, ठीक है। सो कन्वेंशनल है, इसको यूज कम करवाना जरूरी है, नहीं तो खत्म हो जाएगा। तो इसके यूज कम करवाने के लिए देश में स्टेट पे और सेंट्रल लेवल पे टैक्स लगता है। सोचो, 29.7, अपन मुंबई थाने की बात कर लेते, 29.7 के बेस प्राइस के पेट्रोल के ऊपर 26.9% स्टेट पैसा ले लेता है, 33 रुपीज सेंटर पैसा ले लेता है, और 3.69 इज द डीलर कमीशन। जो डीलर जिस जहां तुम पेट्रोल एक्चुअली डलवाते हो ना, उस बेचारे को 3.69 रुपीज पर लीटर पे पैसा मिलता है। सो टोटल मिला के पेट्रोल की प्राइस इज 93.24। तो जो पेट्रोल हमें 30 रुपए मिलना चाहिए था, उस पे हम 63 रुपए एक्स्ट्रा, 63 रुपी एक्स्ट्रा तो टैक्स दे देते हैं। मतलब मोर देन डबल वी आर पेइंग टैक्सेस ऑन पेट्रोलियम। सो पेट्रोलियम के ऊपर जितना हमें खर्चा करना है, जिससे ज्यादा हम टैक्स दे देते हैं। ये पेट्रोलियम का टैक्स का स्ट्रक्चर है। दैट्स व्हाई, एंड दिस इज कॉस्ट पुश। कॉस्ट बहुत ज्यादा लग गया पेट्रोलियम का, डीलर कमीशन से लेके सब कुछ। सो दिस इज व्हाट द सिचुएशन। अब सारे स्टेट्स का मिला के देखोगे तो यही पता चलेगा कि मोर और लेस हमने 60 रुपए के आसपास तो टैक्स ही पे कर दिया। डीलर कमीशन हटा दो तो हमने 58 रुपीज के आसपास तो टैक्स पे कर दिया पेट्रोल के ऊपर। एंड दिस टैक्स इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया का टैक्सेशन इज समवेयर क्लोज टू 69.3%, जो बहुत ज्यादा। यूएसए में 19%, यूके में 62, जापान में 47, इटली में भी जो लास्ट हमसे वो भी 64%। हमारी इकोनॉमी में ऑलमोस्ट 70% हम लोग टैक्स पे कर देते हैं एक पेट्रोलियम के प्राइस के ऊपर। सो दिस इज व्हाट द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन इज।
ये है इन्फ्लेशन जो तुम्हें इन्फ्लुएंस करता है। सो इन्फ्लेशन तुम्हें कहां इन्फ्लुएंस करेगा? जब इन्फ्लेशन तुम्हारी रीच से बाहर चला जाए। सो क्या हमें इन्फ्लेशन से डरना चाहिए? नहीं। क्या हमें डिफ्लेशन से डरना चाहिए? कुछ हद तक हाँ। तो इन्फ्लेशन इतना डरावना क्यों लगता है? क्योंकि अगर वो इन्फ्लेशन तुम्हारी रीच से, तुम्हारी कंट्रोल से, तुम्हारे लेवल से बाहर चला जाए, तो वो इन्फ्लेशन खतरनाक है। वो इन्फ्लेशन तब भी खतरनाक है जब तुम्हारी सैलरी, तुम्हारे रेम्यूनरेशन, तुम्हारे पैकेजेस, तुम्हारा मनी उस इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ नहीं रहा है। मतलब suppose a person is earning 40,000 rupees, 50,000 rupees in 2010, और अगर 2021 में इन्फ्लेशन के हिसाब से उसने अपनी सैलरी को नहीं इंक्रीज करा, मनी सैलरी इंक्रीज नहीं हो, सो ही डेफिनेटली गेट अफेक्टेड बाय दिस टर्म इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन तब बुरा नहीं है जब हमारे पैकेजेस, हमारी सैलरी, हमारा मनी उसके हिसाब से ग्रो करे। ये सीधा सा फंडा है। मतलब अगर किसी ने 50,000 रुपए अपनी अलमारी में रख दिए हैं और 10 साल बाद उस पैसे को निकालता है तो 50,000 नहीं होंगे, वो 50,000 कम हो जाएंगे। इसीलिए लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। बैंक में भी रखोगे और 50,000 अगर 3% के रेट से बढ़ गए तो भी हम अभी कम अर्न कर पाए। हमारा 50,000 कम हुआ है। कैसे? इन्फ्लेशन के हिसाब से 50,000 जो है वो 45,000 हो चुके हैं, लेकिन हमने उसको 3% बढ़ा लिया तो 47,000 हो गए, तो भी हम 48,000 हो गए, तो भी हम 2,000 के लॉस में। ये पूरा हिसाब चलता है इन्फ्लेशन का। अभी भी हम लॉस में होते हैं क्योंकि 45 पे आ चुका है इन्फ्लेशन। हमने 3% का ग्रोथ दे दिया, 3 रुपीज का मान लो 3,000 का ग्रोथ दे दिया, तो भी वो 48 पे पहुंच जाएगा। दिस इज हाउ इन्फ्लेशन इज टर्म एंड कैलकुलेटेड। सो इन्फ्लेशन, तुम्हें एक फिगर सामने दिख रहा होगा कि 1998 में जब हम ट्रॉली लेके जाते थे मॉल में, तो हम इतनी सारी चीजें लेके आते हैं, धीरे 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 हम खाली ट्रॉली लेके आ रहे हैं। फिर $20 है, वैल्यू खत्म हो गई पैसों की। और ये अगर डिफ्लेशन होता तो हम तो धीरे धीरे करके 2021 में हो सकता है हम 3-3 कार भी लेके आ जाए कुछ पैसों के साथ। ठीक है। सो दिस इज व्हाट इन्फ्लेशन इज। इन्फ्लेशन का यही लॉजिक है कि हमारी पॉकेट पे हमें कब पता चलेगा इन्फ्लेशन? जब हम मॉल में जाएंगे, जब हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में जाएंगे, जब हम शॉपिंग करने जाएंगे किसी भी मार्ट में, और विल बी एंटर द मार्ट, हमें पता चलेगा यार पहले तो मैं 10,000 रुपए में इतना सारा सामान लेके आता था, अब हम कम ला रहे हैं, इन्फ्लेशन है। यार पहले तो हम लोग कम लाते थे, अब तुम ज्यादा सामान ला रहे हैं, पैसा खर्च ही नहीं हुआ लेकिन पैसा सामान ज्यादा आ गया, डिफ्लेशन है। इस मार्केट में गए, 500 रुपए कब खत्म हो गए पता नहीं चला। इस मार्केट में गए, 500 रुपए में इतनी सारी चीजें आ गई, डिफ्लेशन है। सो मनी की वैल्यू ज्यादा, मनी की वैल्यू कम, जनरल प्राइस लेवल ज्यादा, जनरल प्राइस लेवल कम। सो इन्फ्लेशन इज अ फीलिंग। इस फीलिंग को बस याद रखना कि इन्फ्लेशन क्या होता है। दिमाग में रखा, इन्फ्लेशन इज नॉट बैड, दिस द लास्ट वर्ड। ये बात दिमाग में रखना, ठीक है। सो इन्फ्लेशन इज नॉट बैड, डिफ्लेशन इज बैड। इन्फ्लेशन अच्छा होता है, लेकिन अच्छे की भी एक लिमिट होती है, कुछ हद तक अच्छा होता है। सो थैंक्स अ लॉट बच्चों, लिसनिंग सो केयरफुली। कोई भी डाउट होगा सो यू कैन आस्क अस, या तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में तुम लोग कमेंट करो, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक्स दी, यहाँ पे भी तुम लोग डाउट्स पूछ सकते हो, हमारी ईमेल आईडी पे, फोन नंबर्स पे। देर आर मल्टीपल वेज यू कैन रीच अस एंड आस्क doubts related to this inflation. Thank you. Thank you for listening so carefully. Thank you.